डेफिनेट होगा। तो इसका ये कंफर्म है कि इसका एक डेफिनेट ऑर्डर है। इसका मतलब हमने ये तो नहीं बोला ना कि ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सिक्स्थ, ये एट्थ, ये टू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई ऑल ऑफ यू आर फाइन। यार आज हम लोग सिक्वेंस, आज एक वीडियो, आज एक पार्ट या आज एक फर्स्ट डे है, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो कैसा है। अगर जो कुछ भी फीडबैक देना चाहो या जो कुछ भी सुझाव देना चाहो या जो भी कुछ भी गाली देना चाहो या जो कुछ मन करे उसको कमेंट सेक्शन में बोल देना यार। ओके, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब हम बात करते हैं ना कि अगर हम 11th में बात करें या प्लस n पॉजिटिव, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन एंड n greater than positive. In this case we write limit n tending to infinity n equal to l. Okay, सीक्वेंस या सिर्फ एक फाइनाइट नंबर का सीक्वेंस। ओके, तो उसी को लिखा है। और मोर सिंपली इन सीक्वेंस इज एन अनएंडिंग सक्सेशन। अनएंडिंग मतलब जो अंत ना हो। एंडिंग मतलब होता है जिसका अंत हो गया हो, या फिर खत्म। एंड मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, एंड खत्म। अनएंड मतलब ना ही टाटा ना ही बाय बाय, अभी कंटिन्यूस हो रहा। अभी हम बात कर रहे हैं। ओके, हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी टाटा बाय बाय वाला कंडीशन नहीं हुआ है। ओके, it is understood that it is understood that the terms have a definite order. Okay, जो टर्म्स होता है क्या होता है। अभी मैं सबसे कोई भी सीक्वेंस हो, ओके, लेट्स सी a1 a2 a3 एंड a4, या हम प्लस वन में बात करते हैं, प्लस वन ह्यूमन, आई मीन 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो वहां पे होता है कि जो एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, बहुत सारे वो डिफरेंस फॉर्म होते हैं, इन्फिनिटी सीरीज, एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं। उसमें जो टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ, फाइव, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। ओके, तो वो जो फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड, ये सब क्या है, टर्म्स हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। तो ये बता रहा है कि इट इज अंडरस्टूड दैट द टर्म्स हैज अ डेफिनेट ऑर्डर। तो इसका ये कंफर्म है कि इसका एक डेफिनेट ऑर्डर है। इसका मतलब हमने ये तो नहीं बोला ना कि ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सिक्स्थ, ये एट्थ, ये टू। इसका एक ऑर्डर है। ओके, हैव अ डेफिनेट ऑर्डर। अ सीक्वेंस वुड typically be written as a1 a2 a3 and a4। अच्छा, उसका डेफिनेट ऑर्डर होगा, ऑर्डर डिफाइन होगा। तो उसको कौन सा ऑर्डर डिफाइन होगा, क्या जीरो से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, या फिर सिक्स से स्टार्ट होगा। अगर कोई फंक्शन, अगर कोई सीरीज सिक्स, सेवन, एट्थ, इसका भी तो डेफिनेट ऑर्डर है। डेफिनेट ऑर्डर है, जैसे सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये इसका भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। ओके, तो उसको टिपिकली भी रिटन एज ए1 ए2 ए3 एंड ए4। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म से स्टार्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक, दो, तीन, चार। तो इसका जो फर्स्ट टर्म्स है, इसका जो फर्स्ट टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया, ये ए हो गया। जो सेकंड टर्म्स होगा, जो सेकंड टर्म्स होगा, ये सेकंड टर्म्स हो गया। थर्ड टर्म्स क्या होगा, कौन सा होगा, इसके लिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, जो थर्ड टर्म्स हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, जो टर्म्स है वही उसी का नंबर है। ये सब में सेम नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर टर्म्स के लिए सेम हो गया। ओके, कि जो फर्स्ट टर्म्स है वो वन है, सेकंड टर्म्स है वन, टू है, थर्ड टर्म्स है थ्री है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, इसका एक डिफरेंट ऑर्डर है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, अनएंडिंग सक्सेशन नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। अनएंडिंग, अनएंडिंग मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और इसका ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये फोर तक भी नहीं है। फोर तक होगा तो भी यहाँ पे लिखा है ना, मोर सिंपली इन सीक्वेंस। ओके, तो टर्म्स पता चल गया। टर्म्स क्या हो गया कि जो सबसे पहले होगा उसको हम फर्स्ट कहेंगे, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर में जाता है। उसके बाद जो होगा उसको ए टू बोलेंगे, और उसके बाद जो उस टू के बाद, ए टू के जो बाद होगा उसको ए थ्री बोलेंगे। तो हम अगर पूछें कि जनरल टर्म्स क्या होगा, उसको हम एन से डिनोट करेंगे। एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। हम आगे आगे देखेंगे, अगर हम आगे आगे देखें तो अ सीक्वेंस फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर। ओके, इंटीजर ही होना चाहिए। अब हम इसको अच्छा से डिटेल करें, पहले इसको देखते हैं।
2468, इसका भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। डेफिनेट ऑर्डर तो ये टर्म्स है, ओके। ये सब एग्जांपल है सीक्वेंसेस के, 1 -1 1 एंड -1 एटसेट्रा एंड सो ऑन। 1 1/2 अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है 2468 क्या है एपी, ये तो 11th का क्वेश्चन है। 2468 10 अप टू इन्फिनिटी क्या है एपी, कौन सी सीरीज है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। टर्म्स क्या है 1 2 3 4 n, ओके। यहाँ पे टर्म्स नहीं, हाँ इसको तो देख लिया, ओके। अब हम बात करते हैं इसको, ये जो क्या है 1 1/2 1/3 1/4, इसको हमने यहाँ पे एक लाइन में लिखा। ये टर्म्स नंबर हो गया कि जो सबसे पहले आएगा उसको फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है सेकंड, उसके बाद जो है थर्ड, उसके बाद जो है फोर्थ, ओके। तो इसका एक जनरल टर्म्स हमने बात करी थी ना ए एन, तो उसका एक जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म ए एन। हम सब इन सब का जनरल टर्म एक होगा। जनरल टर्म क्या होगा, जो भी सीक्वेंसेस होगा उसका एक जनरल टर्म्स होगा, तो सीक्वेंसेस होगा। ऐसे हम यहाँ पे टर्म्स नंबर लिख लिया, फिर यहाँ से टर्म्स लिख लिया, फिर यहाँ से टर्म नंबर एंड यहाँ पे टर्म लिख लिया। अब आगे आते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये क्या है 1/2 1/2 का होल स्क्वायर 1/3, ये सब सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि हमने इसको जीपी पढ़ा था +11 के ना +1 11th में, ओके। आगे मैंने बताया क्या सीक्वेंस फंक्शन हो जाए डोमिनेंट सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इसलिए बोला गया है कि जो जनरल टर्म्स ए एन निकल के आया, इसका जनरल टर्म्स निकल के आया n डिवाइडेड बाई n+1। जब हम इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या है 1 1/2 क्या फर्स्ट टर्म्स आया, ओके। हम जो जिस भी टर्म्स की वैल्यू निकालनी होगी वो टर्म n की जगह पे पुट करेंगे तो उस टर्म की वैल्यू निकल के आनी चाहिए। जनरल टर्म का मतलब यही होता है, ओके। ये क्या है 1 3 5 7 2 n, तो इसका जनरल टर्म्स क्या गया 2n-1। अब ये जनरल टर्म्स कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म्स पहले 2 या 3 या मैक्सिमम 4 को ऑब्जर्व करके निकालते हैं कि हम n की वैल्यू क्या पुट करें ताकि 1 आए। तो पॉसिबिलिटी है n की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू n, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म्स 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 आ रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं 1 3 5, तो हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके 2n-n हो जाएगा। आई थिंक ये सब सबको आता होगा, तो इसमें हम टाइम वेस्ट ना करें, आगे आते हैं। इसका सेट ऑफ इंटीजर होना चाहिए, हाँ। अब ये जो कॉमन टर्म्स आ गया n, तो n की वैल्यू हम सिर्फ इंटीजर ही पुट कर सकते हैं, ना कि हम फ्रैक्शन 1/2 1/3 भी पुट कर लें। अगर हम इसमें बात करें कि n की वैल्यू 1/2 एंड 1 की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + 1 3/2, और दोनों कैंसिल करके आएगा 1/3। 1/3 यहाँ पे है थर्ड टर्म्स, नो ये दूसरा है, ओके। ये थर्ड टर्म्स 1/3 आ रहा है, थर्ड 1/2 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 1/3। 1/3 तो है ही नहीं, और ये 1/2 टर्म्स क्या है, तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर होना चाहिए, ओके। हम सिर्फ n की वैल्यू इंटीजर पुट कर सकते हैं और कुछ नहीं। आगे आते हैं, ये सब उसी के n+1 की पावर इन्फिनिटी, n+n ये 1 2 3 वाला है, नो नो नो, ये 2 4 से है। जो n+1 आया इसमें n की वैल्यू 1 डालने पे 2 आया। कोई भी n की वैल्यू इंटीजर पुट करोगे तो उसके लिए एक आउटपुट आएगा, उसको हम fn बोलेंगे। n की वैल्यू 6 पुट किया तो उस n की वैल्यू 6 हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। 4 पे क्या वैल्यू आ रही है, 4 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 + 1 क्या आएगा, 5। 4 + 1 क्या है 5, तो 4 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए 5। अब 4 पे हम वैल्यू निकालने के लिए y एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचेंगे, y एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, अब ये जो कर्व आया और ये जो लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को फिर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा वही उसकी वैल्यू होगी, ओके।
तो इस कहाँ पे कट कर रही है 5 पे। अरे इरेज करता हूँ। फोर पे वैल्यू क्या है, 5 आनी भी चाहिए n+1 के हिसाब से। ओके, सिमिलरली ये है -1/2। जब हम बात करेंगे इस पे, ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला 1 -1 1, तो इसका जनरल टर्म्स क्या आएगा, इसका जनरल टर्म्स, इसका डेफिनेट ऑर्डर क्या है, इसका जनरल ऑर्डर, जनरल टर्म्स क्या होगा। तो ऑब्जर्व करें कि जितने भी और टर्म्स हैं, और टर्म्स, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, ऑड नंबर्स नाउ प्राइम नंबर। ओके, ऑड नंबर्स क्या है, 1 3 1 3 पे इसकी वैल्यू क्या है 1, 5 पे क्या है कि 1, एंड सो ऑन। ये जो डॉट डॉट लिखा है इसका मतलब ये 3 डॉट नहीं है, इसका मतलब एंड सो ऑन, दिस कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, सिमिलरली ये इसका है, ये जो थर्ड वाला डायग्राम है वो n+1 का है, तो इसका ग्राफ यूं बनेगा। आगे आता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अगर जब कोई सीक्वेंस है तो उस पर हम लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। सीक्वेंस an is said to be convergence to a limit L if the given epsilon positive, there is a positive integer n such that n minus L less than epsilon and n greater than positive. In this case we write limit n tending to infinity n equal to L. Okay, an की वैल्यू अगर हमें लिमिट निकालनी है, तो an की वैल्यू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी वही उसकी लिमिट L की वैल्यू होगी। व्हाट इज a sequence does not converge sometimes, a sequence that does not converge to some finite limit is said to diverge। हाँ, जहाँ पे ये इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं हो, लिमिट, तो ये तो लिमिट है, जरूरी तो है नहीं कि ये हमेशा फाइनाइट होगी या हमेशा इसकी वैल्यू निकल के आएगी। कभी कभी ये अनडिफाइंड हो जाती है। जब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म की, तो वहाँ पे कभी कभी फाइनाइट आ जाती है, कभी कभी अनडिफाइंड आ जाती है, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस हो जाएगी। तो सीक्वेंसेस हमेशा दो ही होंगे, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। अब इसी के बहुत सारे रोल हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा और कौन सा फंक्शन या कौन सा सीक्वेंस या कौन सा सीरीज डाइवर्ज कर रहा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर n, ये जो n की वैल्यू ग्रेटर देन फॉर जो स्मॉल n है, स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर, वो टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं कि n की वैल्यू 7, तो ये जो 7 टर्म्स माइनस l, जो 7 टर्म्स पे जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा एक एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा, और कंडीशन ये है कि एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव होगा। तो बस वही दे रखा है कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने पे, लेट्स से n पे इसकी वैल्यू आती है l से कम, ओके, n माइनस l किया, इसकी वैल्यू तो l से कम है, तो ये तो वैल्यू निगेटिव है, बट इसका मॉड लिया, ये पॉजिटिव हो गई, तो ये एप्सिलॉन नॉट से कम होगा। और जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो दिस, अगर हम सही से शायद ड्रॉ तो ना कर पाए, बट अब ट्राई करना समझते हैं। ओके, ओके, ये जो लाइन है ये वैल्यू है एप्सिलॉन। अगर हम, और ये भी जो लाइन है इसकी भी लेंथ है एप्सिलॉन। ओके, ये l है, और l से एप्सिलॉन नीचे है तो इसकी वैल्यू होगी l माइनस एप्सिलॉन, और l से एप्सिलॉन ऊपर गए तो इसकी वैल्यू आ गई l प्लस एप्सिलॉन। ओके, टेबल चल गया। लेकिन जो ये n पे जो पॉइंट है वो l और l माइनस एप्सिलॉन के बीच में है, तो l में से ये n की वैल्यू क्या आ गई, इससे
बड़ी बट इससे छोटी। जब हम इससे एल घटाएंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि एल से तो छोटी है। जब उसका मॉड लेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन से हल्का सा बड़ा। जब हम उसका मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव से था वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, एप्सिलॉन पॉजिटिव होगी। और कुछ नहीं है, इस बकवास इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम इस पे वैल्यू बतानी है कि शो दैट द सीक्वेंसेस 2 प्लस माइनस 1 बाई एन कन्वर्जेस टू, ये क्वेश्चन है। शो दैट द सीक्वेंसेस 2 प्लस माइनस 1 बाई 1 की पावर n डिवाइडेड बाई n कन्वर्जेस टू n। जब हम बात करते हैं कि शो करना हो या कुछ प्रूव करना हो तो अपने को इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये रिमेंबर है, इसको हमको टू भी रिमेंबर होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए, इसी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो हम क्या था, ये क्या था, एन की वैल्यू इन्फिनिटी पे जो जनरल टर्म्स आएगा वो आई एल की वैल्यू होगी। तो इस पे जनरल टर्म्स ये दे रखा है, इस पे एन की वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ये बताना है। कन्वर्जेस टू 2 आएगी, मतलब 2 की तरफ कन्वर्ज कर रही है, 2 की तरफ जा रही है। ओके, जब हम n की वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं, इन्फिनिटी डाला तो -1 की पावर इन्फिनिटी। अब आपको डाउट होगा कि इन्फिनिटी ऑड है या इवन है, क्योंकि जो -1 की पावर ऑड आता है तो -1 होता है, और जब -1 की पावर इवन होता है तो 1 आता है। तो अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी ऑड होगी तो -1 आएगा, तो 2 -1 बाई इन्फिनिटी होगी, और इवन होगी तो 2 की +1 बाई इन्फिनिटी होगी। लेट्स सी ट्राई, मैं समझाता हूँ। अगर n की वैल्यू n की वैल्यू ऑड होती है, दो केस ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड आती है, n की वैल्यू जब ऑड आती है तो इसकी वैल्यू होगी 2 -1 बाई n, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1 बाई n टेंडिंग टू 0। 1 बाई n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लेकिन ये आएगा 2 -0, 2 -0 मतलब 2 से हल्का सा कम। अगर ये 2 है, अगर दिस लाइन 2 है तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2 से कम आएगी, और जो इसकी वैल्यू आएगी जब हम n की वैल्यू जब हम n की वैल्यू इवन लेते हैं तो इसकी वैल्यू और रेड वाली आएगी तो 2 प्लस आएगी। लेकिन जब 2 प्लस आएगी और 2 माइनस आएगी तो दोनों 2 को ही कन्वर्ट करेंगे, तो ये सो दैट कन्वर्जेस टू ट्रू, ये सही हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आगे आते हैं। आगे दे रखा है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस। हम थोड़े से बेसिक लिमिट के रूल देख लेते हैं जो हम 11th में पढ़े थे, कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उस पर n की वैल्यू या फंक्शन या x की वैल्यू हम कुछ भी इनपुट डालते हैं तो आउटपुट सेम आता है। लेट्स सी f(x = 3), x की वैल्यू 0 हो, 3 हो, इन्फिनिटी हो, 0 कुछ भी हो, आउटपुट 3 को 3 आना है। तो पहला इससे ये डिफाइन करता है। दूसरा ये डिफाइन करता है कि जो कांस्टेंट ऑफ फंक्शन आता है वो लिमिट के बाहर आ जाता है, ये भी आपको पता है। अगर अपने को ये पता है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे f(x) की वैल्यू 5 है, 5 है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे f(x) की वैल्यू 5 है। ओके, तो फिर 5x फंक्शन हो गया। तो 5x फंक्शन होने के बाद लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगी तो कितनी आएगी, 5 कांस्टेंट है तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, फिर लिमिट x, तो लिमिट यहाँ से c क्या है, 5 हो गया, तो c को बाहर ले लिया, फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हमने बताया 5, तो और यहाँ पे L1 दे रखा है तो c टाइम्स L1 हो जाएगा। और जो हमने 5 कंसिडर करे थे कि 5 होगी, तो 5 × 5 25 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली ये है कि दो लिमिट को अगर एक ही लिमिट जा रही है, दो फंक्शन पे अगर एक ही लिमिट लगाई जा रही है तो उन दोनों को हम अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं।
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट डिवाइड में एक कंडीशन होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और कुछ नहीं है, ये सब बेसिक है, ये आता होगा। लिमिट ऑफ फंक्शन पे आते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन पे आते हैं तो इसमें ये दे रखा है कि इफ द जनरल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज fn वेयर fx इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटायर इंटरवल +1 से इंफिनिटी, then the value of fn can be viewed at sample value of fx taken at the positive integer. Thus, if fx tending to infinity as x tending to plus infinity and fn tending to infinity at n tending to plus infinity. Okay. क्या फिर से if the general terms of sequences is fn where fx is a function defined on the entire interval +1 से infinity, okay, ये function है, इसकी वैल्यू 1 से infinity, then the value of fn can be viewed as sample value of fx taken as positive integers. Thus, if fx tending to L infinity tending as x tending to infinity, then fn tending to L as n tending to infinity. Okay. जो हम पहले बात कर रहे थे यहाँ पे सब n है और यहाँ पे फंक्शन दे रखा है वो x है, तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है तो उसकी वैल्यू fx टेंडिंग टू L आ रही है। इस ग्राफ से देखो, जब ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये जो ग्राफ है वो L को टच करने की कोशिश कर रही है, टच नहीं कर रही, टच ना जाने इन्फिनिटी में करेगी या नहीं करेगी, बट टच करने की कोशिश कर रही है, तो हम इसकी वैल्यू L मान देते हैं। हम ये कहेंगे कि L को लिमिट टेंड कर रहा है, तो जब लिमिटिंग वैल्यू पूछी जाती है तो L ले लेंगे। ओके, हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, that is one cannot infer that fx tending to L as x tending to plus infinity from the fact fn tending to L as n tending to plus infinity. However the converse is not true. अच्छा, जब converse true नहीं होगा, that is the one cannot infer that fx tending to L as x tending to infinity. जब ये converse नहीं है, लेट्स सी दिस फंक्शन, ये कन्वर्स नहीं है, ये फंक्शन कुछ अजीब गरीब कुछ इस टाइप का। ओके, तो इसमें जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो एक्सटेंडिंग टू L, ओके, दैट फैक्ट्स अपन टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी कुछ नहीं है, द सेम सिमिलर थिंग्स यही बोला है। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंसेस n डिवाइडेड बाई e की पावर n, और n क्या है, +1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ओके, बात करते हैं, इसको हम जूम करते हैं, क्वेश्चन आप सही से देखिए, ज़्यादा ही जूम हो गया, ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करें। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंसेस n डिवाइडेड बाई e की पावर n, n की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टू, जब n की वैल्यू 1 डालें, n की वैल्यू 2 डालते n की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालना है। ओके, शायद अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें थोड़े से पिछले थोड़े से पहले स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे कि अगर कोई लिमिट सीक्वेंसेस पे निकालना है तो हम सिर्फ n की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे निकालते हैं, बस वही पुट करो। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये जो फंक्शन n है उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे, इस यहाँ से कि n को x से रिप्लेस कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि दोनों जगह रिप्लेस होना चाहिए। तो ये जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी x बाई 1/x, हम 12th में पढ़े थे एल हॉस्पिटल रूल कि अगर जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं तो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो या 0/0 हो तो उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो लगाने के लिए क्या होता है कि ऊपर को भी हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और नीचे को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब ऊपर को डिफ्रेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट में, जिस पे लिमिट लगा है उसी के रिस्पेक्ट में, जब x के रिस्पेक्ट में ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन जब e की पावर x का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x ही होता है। ओके, जब उसमें लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/e की पावर, जब e की पावर
इन्फिनिटी की बात करें, अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर आपको ग्राफ पता होगा कि e की पावर x का ग्राफ कैसे जाता है, तो e की पावर x का ग्राफ इस तरीके से जाता है। सॉरी ये टच नहीं करता। सॉरी सही से नहीं बन पा रहा। कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है, एक्स की वैल्यू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये वैल्यू 0 से आ रही और एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब हम सिर्फ बात करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x में जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट किया तो ये आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी या 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगी 0। ओके, एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये दिस इज लिमिट n डिवाइडेड बाई e की पावर n की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि शो दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या n की पावर 1 बाई n की वैल्यू 1 होगी। इसमें डायरेक्ट ये दे रखा है कि शो करना है। ओके, और जब हम प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं, यहाँ पे शो डेट करना था तो हमने क्या किया था कि जो फंक्शन थी उसकी वैल्यू एन पे निकाल लेते हैं। एन पे की वैल्यू इन्फिनिटी डालने पे उसकी वैल्यू फंक्शन निकाल लेते हैं। तो वही काम यहाँ भी कर लो, जहाँ शो डेट आता है एन की वैल्यू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू फंक्शन निकाल लो। तो इसमें डायरेक्ट पूछ दिया है तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन इस टाइप का जो फंक्शन आता है पावर में 1 बाई एन, तो उसमें लॉग ले लेते हैं। गॉट इट। अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो अगर शायद आपको दिखेगा नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए। ये दे रखा है कि जो लिमिट है क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाई n। ओके, इसको हम कुछ l कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ l आती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये जाएगा लॉग n और n पावर जो ये 1 बाई n है ये आ गया जाएगी 1 बाई n, फिर हो जाएगा लॉग l। गॉट इट, सही से आ रहा। अच्छा, जब हम n की वैल्यू इन्फिनिटी तक पुट करेंगे तो लॉग n, लॉग का भी जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो उसकी वैल्यू n पे, n की वैल्यू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है, तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और n की वैल्यू इन्फिनिटी भी, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, तो फिर से वैसे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो लॉग n का कितना हो जाएगा 1 बाई n और n का कितना हो जाएगा 1। और जब हम इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो लॉग एल की वैल्यू कितनी आ गई 0, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। गॉट इट, ये आप पूरा सही से देख लीजिए। ओके, देख लिया होंगे तो इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अगला स्लाइड पे आते हैं, तो ये कि इसने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया है कि वही क्या है कि पावर 1 बाई n एल एन, सब समझ गए होंगे। स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। ओ भाई अब तो हम कन्वर्जेंस पढ़ लिए, बातें हैं स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर कन्वर्जेंस के लिए एक थ्योरम पे आ गए। ओके, द स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस लेट n bn एंड cn बी द सीक्वेंसेस सच दैट जो bn है वो n और cn के बीच में आती है और इक्वलिटी की भी साइन जरूर होनी चाहिए। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स सम इंडेक्स n, n यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर है। इफ दिस, हम थोड़ा सा जूम कर दे शायद दिखाई ना दे। इफ द सीक्वेंसेस an and cn has the common limit l, दिस अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आए, एक
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये कंफर्म कह सकते हैं कि बी एन की वैल्यू भी वही आएगी जो ए एन एंड बी एन की वैल्यू आएगी, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये ए एन फंक्शन है, ये सी एन फंक्शन है और ये बी एन फंक्शन है। ये जो ब्लू वाला है ये बी एन फंक्शन है। गॉट इट? तो हम ये पता कर लिए कि एन की वैल्यू और सी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू इन्फिनिटी जाने पे एल आ रही। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इसको देखो, सिर्फ इसको। अगर ए एन की वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे और सी एन की वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आ रही, एल। यह जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू इन्फिनिटी हो, n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट वो होगा तो इंटीजर ही होगा। ओके, ए एन की वैल्यू l जा रही, सी एन की वैल्यू l जा रही, तो बी एन की वैल्यू भी l जाएगी, और ये कुछ नहीं था। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, आगे आते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंसेस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n, और फिर से n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी भी जा रही है, तो हम फिर से वही कहेंगे कि जब इसकी लिमिट निकाली हो तो n की वैल्यू, ये सबको हटा देते हैं, इन सबको हटा दो ऐसे, और इसकी वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसको निकाल लो। ए एन जनरल फॉर्म दे रखा है, n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, और n की पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि n बार मल्टीप्लाई हुआ। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो इसका मतलब 2 इंटू 2, n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। गॉट इट? लाइक दैट। तो ऊपर भी n टर्म्स हैं, नीचे भी n टर्म्स हैं, तो हम क्या करें कि 1 बाई n, ये जो फर्स्ट टर्म्स है, इसको हम एक बार एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और बाकी सबको एक में ले लेते हैं। अच्छा, 2 बाई n, जो n है वो सबसे बड़ा नंबर है इन सब में। गॉट इट? तो 2 बाई n 1 से छोटा होगा, जब 1 से छोटा होगा और फिर से उसकी वैल्यू 1 से छोटे किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उससे भी छोटा हो जाता है, तो ये सब 1 बाई n से छोटा ही होगा। गॉट इट? इक्वल होगा, इक्वल उस केस में होगा जब n की वैल्यू 1 होगी। इन दैट केस जब n की वैल्यू 1 होगी तो इक्वल होगा, और n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि ये भी सभी फैक्टोरियल नंबर पॉजिटिव का ही डिफाइंड होता है, उसका डोमेन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। n की वैल्यू भी यहाँ से 1 से इन्फिनिटी है, तो जो भी होगी पॉजिटिव ही होगी। n से बड़ी है 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा एंड सो ऑन टिल प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 से और 1 बाई n के बीच में लाई कर रहा। ये फंक्शन हो गया an, ये फंक्शन हो गया bn, और ये फंक्शन हो गया cn। जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालते हैं, जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो ये तो 0 है, तो कांस्टेंट है तो 0 ही रहेगा। और ये जो ये वाला फंक्शन है an, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे 1 बाई इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा, तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो कंफर्म है कि जो an होगा वो भी 0 को टेंड करेगा। अगला थ्योरम पे आते हैं कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन की वैल्यू 0 है, तो कह सकते हैं कि लिमिट ए एन की वैल्यू भी 0 होगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ए एन क्या होगा, एन या तो 0 पे आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 0 प्लस हो सकता है या फिर 0 माइनस हो सकता है, लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस की वैल्यू भी क्या होती है, 0, और कुछ नहीं। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए एन को हम लिखते हैं -1 बाई मॉड ऑफ ए एन से प्लस ऑफ ए एन, इसकी रेंज होती है। ओके, और कुछ नहीं। ये एग्जाम्पल है 1 - 1 बाई 2 to 1 बाई 2 की पावर 2। तो जब हम पहले सबका मॉड ले लेते हैं, सबका मॉड ले लिया तो ये जगह 1 1 बाई 2 1 1 बाई 2 की पावर 2 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। मॉड लेने से जो माइनस वाला टर्म्स है ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया एंड ये भी प्लस हो गया, क्योंकि हमने मॉड लिया इस थ्योरम की वजह से। जब मॉड लेते हैं फिर उसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो n ये अपने को पता होता है कि 2 बाई n है, तो जनरल टर्म्स आया ये, तो इसका जो जनरल टर्म्स आया वो ये आया,
हम कलर चेंज करते हैं और कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। तो इसका जो जनरल टर्म्स आया वो ये आया। तो इस पे एन जो सीरीज है उस पर हम लिमिट निकालने के लिए इस जो जनरल टर्म्स आया उस पर हम एन की वैल्यू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/-1 की पावर एन। अगर एन की वैल्यू फिर से हम वही बात करेंगे कि एन की वैल्यू ऑड आई तो इसकी वैल्यू -1 होगी और इवन आई तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और ये क्या है 2/n है। गॉट इट। तो इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी या 1 आएगी और नीचे 2/n है। 2 हालांकि 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू जब इन्फिनिटी डालेंगे, जब 2 की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो -1/∞ आएगा या 1/∞ आएगा। या तो अगर गॉट इट, या तो इसकी वैल्यू -1/∞ आएगी या 1/∞ आएगा। -1/∞ आएगा तो इसकी वैल्यू -0 आएगी और इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर जब हम इसका मॉड ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। जब मॉड ले लिया तो ये तो आएगा नहीं -0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही तो एन की वैल्यू भी 0 आएगी। दूसरा एग्जांपल है नहीं, इसी को एक्सप्लेन किया है। अगला थ्योरम आता है कि सपोज दैट f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन n0। सपोज दैट f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x जो कि n0 से बड़ा है एंड दैट an इज अ sequence of real numbers such that n equal to fn for all n greater than n0, then limit extending to infinity f(x) की वैल्यू l और लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की वैल्यू भी l। वही एक केस था n और x वाला और कुछ ज़्यादा नहीं। ये कुछ थ्योरम 5 हैं जो बेसिक याद होना चाहिए। इसमें इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा एल हॉस्पिटल लगा दो, ये क्या है x की पावर इन्फिनिटी, ये है x की पावर 0। जो जब x पॉजिटिव है तो किसी पॉजिटिव नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये e की पावर x, e की पावर, ये सब डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। हाँ, ये इसको हमने निकाला था अभी निकाला था, इसको भी निकाला था। जैसे हमने इसको निकाला था उससे आप इसको भी निकाल सकते हो। x की पावर n, x अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 से कम है, गॉट इट। इसको हम थोड़ा सा और प्रूव कर देते हैं, तो समझा देते हैं इसको। अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से कम है, लेट्स सी मॉड x जो भी है उसकी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो इसके वैल्यू लेट्स सी हम मान लेते हैं कि 1/5 है। 1/5 1 से कम है। हम 1/2 और 1/3 नहीं मान रहे हैं इसलिए कि ये सब बहुत जगह आप लोग देख चुके हो, तो 1/5 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/5 एंड 1/5। ओके, तो 1/5 की पावर भी इन्फिनिटी करोगे तो यह जाएगा 1/5 की फिर 1/5, तो ये 1/5 से भी कम आ जाएगा और फिर से उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 आएगा जो कि 1/25 से भी कम आया हो। तो इसकी वैल्यू कम होती जा रहा है, तो कम होती होती पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी बार कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 को टिल हो जाएगी। दैट्स इनफ, और कुछ नहीं है। इस टाइप के फंक्शन को अगर 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का फंक्शन बन रहा हो, टेंडिंग में 1 की पावर इन्फिनिटी टेंड आ रहा हो, तो अगर 1 से बड़ा हो कोई नंबर तो उसकी पावर इन्फिनिटी जाती है। लेट्स से हमने पिछले केस में 2 देखा था कि 2 की पावर इन्फिनिटी जा रही थी तो उसकी वैल्यू हमने इन्फिनिटी लिया था। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 से कम की वैल्यू अगर कुछ हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो 1 पे क्या आएगी, तो एक्चुअली अगर जब एग्जैक्ट नंबर 1 आए तो उसकी पावर इन्फिनिटी करने पे 1 आता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो 0 आता है, 1 से ज़्यादा आती है तो इन्फिनिटी आता है। गॉट इट। अगर लिमिट 1 को टेंड कर रहा हो, अपने को ये भी नहीं पता है कि 1 से कम है या 1 से छोटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि
1 की पावर अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो तो इसकी वैल्यू होती है e की पावर एफ एक्स, दिस फंक्शन ओके। इसको हम एफ एक्स बोल देते हैं। कलर चेंज करते हैं। ये इसको हम एफ एक्स बोलते हैं, और इसको जो n है ये भी एक फंक्शन है, इसको हम जी एक्स बोल देते हैं। तो ये था e की पावर एफ एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा e की पावर, अरे e की पावर एफ एक्स माइनस वन, इन सब का मल्टीप्लाई इंटू जी एक्स। ये x है। ओके, ये क्या फॉर्मूला ऑफ थर्ड अलोंग थ्रू 6x रिमेन्स फिक्स्ड एट n इक्वल टू इन्फिनिटी। थर्ड एंड 6 कोई काम का नहीं है। इस पे आते हैं, सिक्स पे आते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर n जो भी होगी, ये n फैक्टोरियल है। n इन्फिनिटी ज़्यादा और इन्फिनिटी पावर फैक्टोरियल ज़्यादा हमेशा बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। x फाइनाइट है और n इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी हमेशा बड़ा होगी फाइनाइट से, और है बात पॉजिटिव के नंबर की, तो ये हमेशा बड़ा होगी। तो ये बड़ा होगी और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। आगे आते हैं, इस आप याद रखिए। ये थोड़ा सी लॉग की प्रॉपर्टी आ गई कि लॉग एन स्क्वायर क्या होता है, 2 log n, और कुछ नहीं। ये सब आपको आना चाहिए, सब में कुछ बताने लायक नहीं। ओके, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, और यहाँ पे हम आपसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते हैं कि अगर आपने मेरे यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट वीडियो जस्ट इसके बाद आएगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने को मैं बोलूँगा नहीं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में।